हेलो फ्रेंड, वापस से स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। जुलाई का महीना था, मानसून आ चुकी थी, बारिश खुशियाँ बन के बरस रही थी और गोवा के इन सड़कों पर बारिश के वक्त चलना कितना मुश्किल होता है, आप जानते ही होंगे। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे मोहल्ले से 2 किलोमीटर पर बीच है, जहाँ ऐसी बारिशों में वहाँ का नज़ारा बहुत ही दृश्यमयी लगता है, क्योंकि इसी समय जोड़ियाँ बनती भी हैं और टूटती भी। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि दिल टूटने के बाद जब दिल जवाब देना बंद कर दे, फिर आप अकेले पंछी की तरह जिसको किसी ने पिंजरे में कैद कर लिया हो। अगले दिन मैं अकेले उस बीच के पास गया और वहाँ लोगों को बारिश में झूमते, नाचते और सब गाते दिख रहे थे। सब बहुत खुश थे और समंदर भी लहर बन बन के झूम रही थी। उसे भी पता था कि यहाँ पर आशिकों का मेला लगा है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के अपनी जिंदगी कह डालते थे। मैं बहुत अकेला था वहाँ उस भीड़ में, लेकिन खुश था कि जिंदगी में कुछ खोने के बाद ही तो कुछ अच्छा होता है। फिर मैं रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठा। फिर मैंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई। मैं वहाँ अकेले बैठा था, मेरे सामने वाला टेबल बिल्कुल खाली था। पर छोड़ो यह सब बातें, कुछ खाते हैं। तूफान की लहर और तेज हो रही थी। समुंदर अब झूमने के बजाय तांडव करने लगी थी। वहाँ से सब लोग धीरे धीरे, कुछ लोग रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे थे और कुछ लोग गाड़ी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। लेकिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, शायद रेस्टोरेंट के अंदर जो उस दिन उमड़ पड़ी थी। उसी भीड़ ने मुझे मेरे टेबल के दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या कर रहे हैं सब। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। अचानक उसी भीड़ में मेरे टेबल के सामने गीले कपड़ों में भीगी हुई भागी भागी आकर वहां बैठ गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसने जब अपना सर नीचे करके अपने बालों को बिखेरा तो मैं थोड़ा सा स्तब्ध हो गया। जिसकी याद भुलाई नहीं जाती, उसको याद करने के 100 बहाने मिल जाते हैं। शायद मेरी जिंदगी में ऐसा ही कुछ हो रहा था। मैंने साल उसकी तरफ बढ़ाया, उसने मेरी आंखों में देखा और उस साल को ले लिया। तभी जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे थे, वहाँ एक सिंगर बहुत ही सुंदर गाना गा रहा था। प्यार दीवाना होता है, अफसाना होता है। यह धुन सुन के मैं उसकी तरफ देखने लगा। वह भी थोड़ी शर्मा के मेरी तरफ देखने लगी। कुछ देर में बारिश रुक गई थी। सब लोग बाहर की तरफ अब धीरे धीरे जाने लगे थे। वह लड़की भी जा रही थी। पता नहीं क्यों मैं खड़े होकर उसे वहां से जाते हुए देखने लगा। उसे अपने गाड़ी के पास जाकर बैठने से पहले एक बार कि काश वो मेरी तरफ देखती, फिर आगे सोचते कि क्या करना है। वह लड़की गाड़ी के पास पहुंचकर रुक गई। तभी हवा की तेज धार मेरे कानों में कुछ कहने लगी। शायद वह उस लड़की के बारे में ही हो। जैसे लड़की पीछे मुड़ के देखती है, लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है। लड़की कुछ ठीक से देख नहीं पाती। लड़का आंखें खोलता है, तब तक लड़की वहां से जा चुकी होती है। कहाँ गई पता नहीं। अगले दिन मैं मार्केट गया हुआ था। मुझे कुछ काम था। उस मार्केट से कुछ सामान मुझे लेना था। सामान लेने दुकान के अंदर गया। मैंने अपने लिए एक शर्ट देखा। फिर मैं शर्ट ट्रायल करने ट्रायल रूम में गया। अंदर से शर्ट बदल कर बाहर आया। अपने आप को फिर से आईने में देखा। हीरो लग रहा था। तभी दूसरे ट्रायल रूम से वह लड़की निकल रही थी। मैं उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसने भी मुझे देखा। अपनी मम्मी के साथ थी और मैं अपनी तन्हाई के साथ। फिर एक सेल्समैन आकर मुझसे कहता है, सर शर्ट पैक कर दूं, आप अच्छे दिख रहे हैं। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा अब उसकी तरफ देखता रहा। वह भी शायद देख रही थी, मन की आंखों से, ऐसा मुझे लगा। फिर वह लड़की उसकी मम्मी के साथ वहां से जाने लगी। फिर उसने पीछे मुड़ा और मुझे एक इशारा किया। उंगलियों से शायद कह रही थी कि इस शर्ट पर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और मैं उसकी तरफ देखकर अपना सर हिला रहा था। कुछ दिन बाद हर साल की तरह इस साल भी हमारे घर में काली पूजा का आयोजन किया जा रहा था। हर साल हम इसे धूमधाम से मनाते हैं। शायद मैंने आप लोगों को अपना नाम नहीं बताया, तो मेरा नाम है रमेश। नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो पूजा का दिन था। घर में सब व्यस्त थे और मैं भी व्यस्त था। शाम को पंडित जी आए। उन्होंने मंदिर के पास सारी सामग्री चेक कर रहे थे और फिर सभी घर वालों को मंदिर के पास आने को कहा। अभी पूजा स्टार्ट होने वाली थी। सब मंदिर के सामने खड़े थे। पंडित जी और मेरे दादाजी
काली माँ को तिलक लगाकर फूलों की माला और फिर प्रसाद चढ़ाकर अब यज्ञ होने वाला था। सब यज्ञ के लिए यज्ञ कुंड के सामने बैठ गए। पंडित जी ने अग्नि कुंड में घी डालते जा रहे थे और मंत्र पढ़े जा रहे थे और हम हर एक मंत्र पर एक फूल और कुछ चावल के दाने अग्नि कुंड में डाल रहे थे। अब पूजा का सबसे लास्ट मंत्र पढ़ा जा रहा था। इसके बाद हम सब फ्री हो सकते हैं। सबने खूब मजा किया, ढोल नगाड़े बजे, बहुत अच्छा लग रहा था। साल में एक ही बार तो ऐसा अवसर आता है जब सारे घर वाले एक साथ होते हैं और साथ में शामिल होने के लिए कुछ प्रियजन भी आते हैं। तभी कुछ लोग घर के सामने गाड़ी से उतर रहे थे। कुछ दूर के मेहमान थे, शायद 5 लोग उतरे और फिर दूसरी तरफ से कार का गेट खुला और छठवां भी निकला। जब मैंने उसको देखा हुआ तो वही लड़की थी जिसको मैंने उस दिन बीच पर देखा था और उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे। कुछ गजब से पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। मेरे पापा मुझको उन सभी का सामान लेकर कमरे में ले जाने को कहते हैं और उस लड़की को साथ ले जाने को भी कहते हैं। लड़की और लड़के दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए सामान कमरे तक ले जाते हैं और उसी बीच मैंने शालीनता से बिना उसकी तरफ देखे उसका नाम पूछना चाहा कि कहीं से उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, सोनी सोनी कहाँ है तू, इधर आ देख, मस्त पकौड़े तले गए हैं, गर्मा गर्म है। मैंने नाम सुना, हंसी तो आई, अपने आप को रोक लिया। फिर लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे चार्जिंग करना है, चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? तो फिर मैंने कहा, यह तो गेस्ट हाउस है, यहाँ तो सिर्फ एक ही चार्जिंग पॉइंट है, दूसरा तो होगा नहीं। तो फिर मैं अपने कमरे पर ले गया उसे। सोनी अंदर आई, उसने मेरा कमरा देखा। उसने मेरे दीवारों पर लगे पोस्टर पर भी गौर फरमाया। एक दीवार पर जान के सीना का पोस्टर लगा था और दूसरे में शाहिद कपूर का। मैं इन दोनों का तगड़ा फैन था। और फिर उसने बिस्तर पर बिखरे मेरी किताबों को देखा। उसने कुछ पोएट्री की किताबें देखनी चाहिए। सोनी उधर किताब देख रही थी और मैं उसे, और मुझे मेरी बहन ने देख लिया। सोनी बोलती है, तुम यह सब भी पढ़ते हो, अमेजिंग सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ। सोनी को भी अच्छा लगता था ऐसी किताबें पढ़ना। शायद वह थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस हो रही थी, लेकिन मुझसे नहीं, किताबों से। कहीं न कहीं सोच भी बहुत मिलता जुलता ही था हम दोनों का। फिर हम में थोड़ी दोस्ती भी हो गई और जब भी मिलते तो कभी कभी कई टॉपिक पर हम चर्चा भी किया करते। आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। कल ने बोरियत करा दिया था क्योंकि हम इसके आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। मैंने फैसला किया, अब तो मुझे इस बात को उसको बोलना है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब बस इतना ही नहीं, मैं उसके घर गया, मैंने उससे बात करनी चाहिए। मैं उसको अकेले में मेरे दिल की बात कहने ही वाला था कि उसके घर के सामने कोई गाड़ी आकर रुकी। सोनी की मम्मी जाकर देखने गई। गाड़ी से उनके कुछ दूर के रिश्तेदार आए थे, वह भी लखनऊ से। वैसे बड़े नवाब फैमिली से लग रहे थे, मगर मुझे क्या करना, मैं तो अपना काम करने आया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि मुझे पता चल चुका था कि रस्सी पर बल देने से वैसे भी टूटेगी और हम भी गिरेंगे। इससे अच्छा है यह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और आपके सामने क्या हो रहा है उसको समझे, तभी कुछ हो सकता है। जिंदगी तो मैं वहाँ खड़े होकर समझ रहा था कि अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सोनी मेरे पास खड़ी थी। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसका पेट दिख रहा था, लेकिन दिखने में तो ठीक ठाक दिख रहा था। चश्मे लगाए हुए थे। मुझे उससे जलन तो होगी और होनी भी चाहिए। उस लड़के का नाम प्रेम था। प्रेम नाम मैंने भी सुना था कहीं कुछ साल पहले। खैर छोड़ो, आगे की ओर फोकस करते हैं। प्रेम के पापा सोनी की मम्मी से और पापा से भी कुछ कह रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। फिर सोनी के पापा ने कहा, चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सोनी मुस्कुरा तो रही थी, मगर क्यों मुस्कुरा रही थी? उसे मुस्कुराना नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत अजीब फील हो रहा था। सोनी की शादी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था। सोनी के आंखों में कुछ चला गया था। शायद उसने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों को साफ करने लगी। फिर सब अंदर आए, मिठाई खिलाने लगे। अब संबंधी जो बनने वाले थे। आप लोग को लग रहा होगा कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा,
इतना साफ साफ दिखाई तो दे रहा था। सोनी के पापा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़े, दामाद जी को लड्डू खिलाओ, दामाद जी को लड्डू खिलाओ। तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि सोनी के पापा उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं और मैं यहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना रहा था। अरे मारो मुझको, मार दो, क्या करूं जी के, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट नहीं है, कोई मेरा प्रीत भी नहीं है। मुझे क्या पता था अपनी किस्मत लखनऊ से आया हुआ वह लड़का ले जाएगा। अब सब एक दूसरे को लड्डू खिला चुके थे। मैं उन्हें दूर से देख रहा था, करीबन 4 मीटर की दूरी से। उतना मेरे लिए एक युग के बराबर था। सोनी के पापा आए, एक लड्डू मेरे मुंह में भी ठूंस दिए और मुझे कहने लगे, बधाई हो, आज मेरी बेटी की शादी तय हुई है। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्यों बधाई मनाऊं, मेरी बेटी की शादी थोड़ी फिक्स हुई है। लेकिन मन की बात आकर बाहर चुकी थी कि सोनी ने मुझे रोक लिया और कहा, चलो हमें एक बुक स्टॉल पर जाना है। कह के हम दोनों वहां से निकल गए। मैं स्कूटी चला रहा था, वह मेरे पीछे बैठी थी। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आ रही थी। जिंदगी में नहीं, स्कूटी के पीछे सीट पे पानी जम गया था तो वो मेरे पास फिसल के आ रही थी। फिर हम एक अकेले शांत भरी जगह के पास जाकर मैंने उसकी तरफ देखा। उसने अपनी आंखें झुका दी थी। मेरी आंखों की कशिश देखकर मैं समझ चुका था कि उसके दिल में कुछ भी है, तभी तो मुझे यहाँ से यहाँ ले आई। सोनी ने कहा सॉरी, और उसने कहा कि उसे पता नहीं था वे लोग लखनऊ से आने वाले हैं। सोनी ने कहा, तुमको अजीब लग रहा था इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आई। मैंने भी थोड़ा ताव से और गुस्से में पूछा, आज मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को ठेस पहुँची। लेकिन यह क्या, उसको पता ही नहीं कि मुझे गुस्सा और बुरा क्यों लग रहा है, और उसे यह भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं आज सच में अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। सोनी ने कहा, उसकी शादी तय हो रही है। वैसे उसने कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, हमने साथ वक्त बहुत अच्छा बिताया। ऐसा कहकर सोनी वहाँ से चली गई। यह क्या, अच्छा वक्त मेरे साथ बिताया और जा किसी और के साथ रही हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं कृष्ण जी की अनुमति से सौगंध खाता हूँ कि मैं उसको यकीन दिलाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। 2-3 दिन से ना रमेश ने सोनी से बात किया और ना सोनी ने रमेश से। फिर भी दोनों के बीच कुछ कनेक्शन तो था। रमेश मिलना नहीं चाह रहा था और सोनी मिल नहीं पा रही थी। वे सब इंगेजमेंट के लिए मडगांव जा रहे थे। प्रेम के साथ में मैं बैठी थी और प्रेम ने मुझे कुछ दिखाया। एक अंगूठी था और एक हॉलीडे टिकट का प्लान था मलेशिया का। सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। अब उसे समझ में आ रहा था कि अंगूठी की रिंग और मलेशिया की ट्रिप उसके जज्बातों को नहीं बदल सकती, क्योंकि इतने दिन हो गए कभी उसने प्रेम से ढंग से बात नहीं की और ना ही वह उसके बारे में जानती है, क्योंकि सोनी तो रमेश के बारे में जानती है, रमेश से बातें करती हैं, उसकी दोस्त है। मन ही मन सोनी ने कहा, दोस्त है या नहीं। ऐसा सोचते सोचते रात हो गई। सब वहाँ गेस्ट हाउस में पहुँच गए। फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को 1 बजे मडगांव में 2nd फ्लोर पर बालकनी के ऊपर नीचे पाइप से चढ़ के मुंह में मोबाइल का टार्च रखे ऊपर चढ़ रहा था। रमेश बालकनी में पहुंच चुका था। अंदर सोनी सो रही थी। मेरे मुंह से मोबाइल छूटा और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सोनी चिल्लाई। गेस्ट हाउस का मैनेजर वहां आकर देखने लगा। रमेश ने कहा कि मैं हूँ, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सोनी बालकनी का दरवाज़ा खोलती है, उसको अंदर बुलाती है। बाहर मैनेजर पूछता है, कोई परेशानी तो नहीं। सोनी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसे ही प्यास लगी थी। सोनी रमेश को गुस्से से डांट लगाती है और उसके इस हरकतों पर रमेश को बहुत सुनाती है। सोनी ने कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, कोई देख लेता तो अभी मेरी शादी होने वाली है, घर वाले क्या सोचते। और पहली बार ना जाने क्यों सोनी ने मुझे आप करने की बात की। फिर रमेश ने कहा, यह तुमने मुझे आपसे संबोधन करना कब से शुरू कर दिया? तुम तो मुझे तुम कहकर ही पुकारती थी कि तुम कहने से दोस्ती बरकरार रहती है। तुमको हो क्या गया है, बताओ मुझे, गुस्से से मैंने पूछा। अचानक कमरे की लाइट चली गई। फिर सोनी ने धीमी आवाज़ में बड़े प्यार से कुछ कहा,
तुम कहने से सिर्फ दोस्ती बरकरार रहती है और आप कहने से जिंदगी बन जाती है, यह तुम नहीं समझोगे। रमेश कहता है, अगर मैं नहीं समझता तो यहाँ नहीं आता, तो तुमसे सच सुनकर जाऊँगा। तभी कोई कमरा नॉक करता है, क्योंकि मम्मी बाहर से चिल्लाती हैं, सब ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आइसक्रीम खाना है तो आ जा, वेनिला वाला भी है और चॉकलेट वाला भी। रमेश मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे जीव है, इनको आधी रात को आइसक्रीम खानी है, यह क्या नशा है। अब सोनी ने मुझे जाने को कहा। अब जाने को सच में कहा था, मतलब गुस्से में कहा था। उसने अपने पैर से मेरे पैर को रौंद दिया था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर मैं जाने लगा तो नीचे फर्श से फिसल के मैं उसके ऊपर गिर पड़ा। मैंने उसके बाल को उसकी आंखों से हटाया और उससे कहने लगा, प्रेम जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे मेरी सोनी को नहीं छीन सकता। यह कहकर रमेश वहां से चला जाता है। सोनी बालकनी में खड़े होकर रमेश को रास्ते पर जाते हुए देख रही होती है। शायद यह हमारी प्यार की जीत की पहली निशानी हो सकती है। मुझे भी तुमसे प्यार है, सोनी को भी लगता था, लेकिन कभी कह नहीं पाई। कुछ कदम हम इश्क के चल नहीं पाते, कुछ रिश्तों को हम बदनाम नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी जिंदगी को कुछ फैसले दूसरों के हक से भी लेने चाहिए, नहीं तो रिश्ते बदनाम होने में देर नहीं लगती। ऐसा सोनी सोचने लगी, क्योंकि राधा ने भी कृष्ण से प्यार किया था, पर रिश्तों को बदनाम नहीं होने दिया। राधा ने किसी और से शादी कर ली और कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए। कुछ त्याग हमारे जिंदगी में बदलाव लाते हैं और नई सीख के साथ हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। क्या पता हमारी ज़िंदगी में कहीं ऐसा मोड़ ना आ जाए कि रिश्ते और प्यार में रिश्ते निभाने न पड़ जाएं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।